Assalamu alaikum students, I hope you are all fine. Today is my topic exercise 7.4. एक्सरसाइज 7.4 करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन और एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है वो इजीली सॉल्व आउट हो जाए। तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले G.P क्या है हम ये सब अंडरस्टैंड करेंगे, मतलब ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन, या सीक्वेंस का दूसरा नाम आपको पता है प्रोग्रेशन भी हम कहते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको आप G.P भी से डिनोट करवाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स कॉल्ड टर्म्स। मीन्स कि ये जो आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो एक सीक्वेंस है किनका, नंबर्स का, जिनको हम टर्म्स कहते हैं। ईच ऑफ विच आफ्टर द फर्स्ट इज ऑब्टेन। अब वो कह रहे हैं कि एक आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ये है A2/A1, ठीक है, इससे अगली टर्म को ऑब्टेन करने के लिए आपने क्या करना है, प्रीसीडिंग 1 बाय अ फिक्स नंबर, आपने क्या करना है, इसको आपने एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करवाते जाना है ताकि नेक्स्ट जो हमारे पास है वो टर्म आती जाए। ठीक है, प्रीसीडिंग का मतलब क्या है, पिछली टर्म, प्रीवियस जो हमारे पास इससे पिछली टर्म है उसको प्रीसीडिंग कहते हैं। और तो हमारे पास जो हम टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं फिक्स नंबर से, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो रेशो आती है उसको क्या कहते हैं, कॉमन रेशो। दिस कॉमन रेशो इज डिनोटेड बाय R। मीन्स आपके पास ये जो A2/A1, A3/A2, A4/A3 अप टू सो ऑन nth तक गया। आपको मैंने कहा था जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो उससे एक ऊपर वाली से एक लेस होनी चाहिए। ठीक है, इन रेशोज़ को आपने क्या नाम दिया, कॉमन रेशो का नाम दिया, और इसको डिनोट किससे करवाते हैं, स्मॉल r से डिनोट करवाते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस होगा तो उसमें फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, सेकंड को क्या कहते हैं, और आर किसको कहते हैं, कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, कॉमन रेशियो हम कैसे निकालेंगे, सॉरी कॉमन डिफरेंस तो हम अरिथमेटिक सीक्वेंस में यूज़ करते थे, इसमें हम ये देखेंगे कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक सीक्वेंस अगर आप लिख लें, सीक्वेंस अगर हम लिख लें लाइक 2, 3, 5 अप टू सो ऑन, ये हमने एक सीक्वेंस लिख लिया है। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो क्या है, ए को हम फर्स्ट टर्म कहेंगे। आर हम कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ तो हमारे पास आर आ जाएगा। ओके, इतनी ये बात समझ आई है। क्या कह रहे हैं कि आपके पास अगर एक सीक्वेंस मौजूद है तो फर्स्ट टर्म को आप ए कहेंगे, सेकंड टर्म में से जब आप फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो उसको आप आर कहेंगे, मीन्स कॉमन रेशो। तो यही उन्होंने यहाँ बात कही है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशो इन G.P, देन द सेकंड टर्म इज AR। अब हम ये कह रहे हैं कि सेकंड टर्म हमारे पास AR कैसे आएगी, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप ये देखें कि हमारे पास हमने कहा है कि फर्स्ट टर्म मीन्स कि A1 आपके पास क्या है, A2 आपके पास क्या है, ये देखें A2 आपके पास क्या है, सेकंड टर्म AR, मीन्स अब R साथ इंक्लूड हो गया AR, और A3 अगर हम लगाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, AR के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी फोर्थ टर्म लिखेंगे A4 क्या आएगा, AR के ऊपर 3 पावर आ जाएगी। इस तरह चलता जब जाएगा तो अब आप देखें ये आते एक्चुअली में कैसे हैं। इनका सबसे पहले हम जनरल फार्मूला देखते हैं, जनरल टर्म देखते हैं। जनरल टर्म हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसकी जनरल टर्म है। जनरल टर्म ऑफ G.P मतलब ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस की जनरल टर्म क्या है, AN इज इक्वल ARn-1। तो इधर इसकी जनरल टर्म लिख लेते हैं, AN इज इक्वल A R के ऊपर n-1। ये हमारे पास क्या है, इसकी जनरल टर्म है। तो अब हम इसको देखें कि अगर हम इससे अपनी फर्स्ट टर्म ऑब्टेन करें तो आपको पता है n की वैल्यू हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, n इज इक्वल 1, 2, 3, 4 सो ऑन, कहाँ तक जा रही है, अप टू सो ऑन चलती जा रही है। ठीक है, तो अब आप देखें कि अगर हम इसमें n की वैल्यू अप टू सो ऑन n तक, अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 पुट करें इस जनरल टर्म में, तो पुट करें n की जगह 1, A1 इज इक्वल A R के ऊपर 1-1 हुआ, तो आप देखें AR R के ऊपर ये 1-1 0 हो जाएगा, और किसी की भी पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई है, A। तो ये जो मैंने डायरेक्ट चीज़ लिखी थी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास A के इक्वल होती है, वो मैंने आपको प्रूफ करके बता दी है। अब सेकंड टर्म के लिए आपने क्या पुट करना है, n इज इक्वल 2। ठीक है, इधर आपने पुट क्या किया था, n इज इक्वल 1। अब आपने क्या पुट करना है, n इज इक्वल 2। तो कर दे पुट, A2 इज इक्वल A
आर के ऊपर 2 माइनस 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो क्या हमने यही सेकंड टर्म नहीं थी फाइंड की, ए आर, ठीक है। इसी तरह आपने n3 पुट करके ये फाइंड कर लेना है, n4 पुट करके ये फाइंड कर लेना है। तो यही हमारी डेफिनेशन है कि इसको देखें कि आपने इसमें समझने वाली बात क्या है कि एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, आपने एक सीक्वेंस लेना है नंबर्स का जिसको हम टर्म्स कहते हैं, फिर हमने वो टर्म ऑब्टेन कैसे करनी है, आपने एक नंबर ले लेना है a2/a1, मतलब कोई सा भी एक नंबर ले लें जो जिनको कॉमन रेशियो में लिखा जाए, ठीक है। तो अब आपने वो नंबर जो लेना है उससे अगली टर्म कैसे ऑब्टेन करनी है, उसको एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करवाते जाएं और अगली टर्म ऑब्टेन होती जाएगी। इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होगी आपके पास, जो भी सीक्वेंस होगा, लाइक मैंने ये सीक्वेंस लिया है, इसमें फर्स्ट टर्म को आप ए कहेंगे, सेकेंड टर्म को जब फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करेंगे तो उसको आर कहेंगे। इसी तरह जब आप इसकी सेकेंड टर्म लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, ए आर। थर्ड टर्म आपके पास ए आर स्क्वायर। इसी तरह आप देखें कि एट्थ टर्म आपके पास क्या है, ए आर के ऊपर क्या पावर आ गई है। अब इसकी nth टर्म हमारे पास क्या है, ए एन इज इक्वल ए आर एन माइनस 1, मतलब ये जो आर है वो ए का इससे लेस होता है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल 1 की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल 1 देखें, इसमें आपको कह रही है फाइंड द फिफ्थ टर्म। अब ये जो आपके पास जनरल टर्म है ना जी डॉट पी की, इसको आपने यूज़ करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें आपने फिफ्थ टर्म मतलब A5 आपने फाइंड करना है। आपको ए गिवन है, आर भी गिवन है, तो आपको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला आता है, जनरल टर्म आती है एन इज इक्वल ए आर के ऊपर n माइनस 1। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। आप जानते हैं n आपके पास 5 है, क्यों 5 है, क्योंकि हमें फिफ्थ टर्म दी हुई है, मतलब फिफ्थ टर्म्स का मतलब n होता है, तो आपके पास n क्या आ गया, 5 आ गया। आर भी दिया हुआ और ए भी दिया हुआ, इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। जब जनरल टर्म में वैल्यूज़ को पुट की तो A5 इज इक्वल ए आर के ऊपर आपने n था तो n की जगह 5 पुट किया, 5 माइनस 1। तो आप देखें कि हमारे पास A5 एज इट इज़, ए की जगह हमने 2 की वैल्यू पुट की क्योंकि a इज इक्वल 2 था, r इज इक्वल 3 था, r की जगह हमने 3 पुट किया, 5 में से जब 1 को माइनस किया तो 4 आ गया, ठीक है। अब 3 को 4 टाइम लिखें, मीन्स कि हमने कैसे लिखना है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 81। आप कैलकुलेटर यूज़ करें। तो 3 को 4 टाइम लिखा तो आपके पास क्या आ गया, 81 आ गया। 81 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप 162 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। उन्होंने हमें कहा था फाइंड द फिफ्थ टर्म, तो हमने A5 फाइंड कर लिया। अब एग्जांपल 2 देखें। एग्जांपल 2 में हमें A4 दिया हुआ है, A7 दिया हुआ है। इन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड आपने A10 करना है। A10 फाइंड करने के लिए हमारे पास A होना चाहिए, R होना चाहिए, ठीक है, n होना चाहिए। n चले हम खुद लगा लेंगे 10, लेकिन बाकी चीज़ें a और r होना चाहिए। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इन दो चीज़ों को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने फार्मूला जनरल टर्म लगानी है, ए एन इज इक्वल ए आर के ऊपर n माइनस 1। अब आपके पास गिवन क्या है, A4 और A7 है, मीन्स n की वैल्यू 4 भी गिवन है, n की वैल्यू 7 भी गिवन है। तो आप n की जगह 4 पुट कर दें, n की जगह 4 पुट किया तो ऊपर 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ गया। A4 आपके पास ये गिवन है 8/27, आपने 8/27 A4 की जगह लगा दिया, AR की जगह 4 में से 1 करें तो 3 आ जाता है, ठीक है। इसको तरतीब दे के इसको इस साइड पे लिख ले, इसको इस साइड पे लिख ले, इसको दे देना हम 1 का, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ दो चीज़ों की बात हुई थी, A4 की भी और A7 की। A4 से तो हमने एक टर्म एक मतलब एक वैल्यू निकाल ली है, लेकिन अभी हमारे पास ये निकली नहीं है, हमारे पास ये एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब सेकंड इक्वेशन हम इससे निकाल लेते हैं, A7 से, जहां आपको ये टर्म का फार्मूला मौजूद है, पता है हमारे पास क्या टर्म का फार्मूला है, ए एन इज इक्वल ए आर के ऊपर n माइनस 1। तो जब इसमें वैल्यूज़ को पुट किया, n की जगह 7 पुट किया तो आपके पास क्या आ गया। अब आपके पास A7 भी मौजूद है, -64/729। तो आपने A7 की जगह -64/729 लिख लिया, इज इक्वल ए आर के ऊपर 6 क्यों लिखा, 7 में से 1 माइनस करे 6 आ गया। इसको भी तरतीब दे दी, इसको नाम दे दिया 2 का, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट ये है, आपने ए और आर फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये 1 और 2 इक्वेशन बनाई है। अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे पास यहाँ तो ए की वैल्यू निकल आए या आर की वैल्यू निकल जाए। अगर हम 1 और 2 को डिवाइड करें तो नाउ डिवाइडिंग 2 बाय 1, आपने 2 को 1 के साथ डिवाइड कर देना है। तो 2 हमारे पास क्या है, AR 6, और ये मतलब इस साइड को इस साइड के साथ डिवाइड करना है, इस साइड को इस साइड के साथ डिवाइड करना है। तो हमने इसको डिवाइड फॉर्म में लिख लिया। अब आपको पता है कि A से कैंसिल हो जाएगा, R3 6 से कैंसिल हुआ तो बाकी R3 बच गया।
तो अब ये हमारे पास जो इज इक्वल के इधर है, ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो नीचे वाली वैल्यू 27 ऊपर चला जाएगा और 8 जो होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रही है। उसके बाद R3 इधर बचा था और इधर हमारे पास ये बच गया। अब इसकी अगर हम कटिंग करें 8 1 टाइम 8 टाइम, उसके बाद 27 1 टाइम 27 टाइम, तो क्या बच गया हमारे पास, ऊपर -8 बच गया, नीचे 27 बच गया। अब माइनस को आप 3 दफ़ा लिखें, मतलब आपने यहाँ R3 है ना, ऊपर से ये 3 ख़त्म करना है, तो हमें यहाँ भी कोई 3 बना लेते हैं ताकि हम 1/3 की पावर ले लें और ये हमारे पास ख़त्म हो जाए। तो आप देखें कि आपने क्या करना है। अब 8 का एलसीएम अगर हम लें, 8 का एलसीएम लें आप, तो क्या आता है 2 4 टाइम 8, 2 टाइम 2 और 2 1 टाइम 2। ठीक है, इसी तरह अब आप इसका भी एलसीएम ले लें। हमारे पास और दूसरी टर्म क्या है 27, तो 27 का सिंपल सा एलसीएम है। अगर एलसीएम ले तो आपके पास 3 × 3 आ जाता है। इट्स मीन कि हमारे पास 8 भी 2 × 2 आया और 27 का भी जो फैक्टर्स आए हैं वो 3 × 3 आया। तो माइनस को भी हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं हम ऊपर क्यूब पावर, क्योंकि अगर हम क्यूब लगाएं तो आपको पता है नेगेटिव ही रहता है। तो हमने क्या किया, माइनस को भी क्यूब पावर दे दी और हमने 8 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 की भी क्यूब पावर आ गई और 27 का लिया तो 3 की भी क्यूब पावर आ गई। हमने सारा जो पावर क्यूब थी वो तीनों के तीनों कॉमन कर ली ऊपर। अब आप देखें कि आपके पास क्या चीज़ आई है। आपके पास ये आया ना R3 इज इक्वल -2/3 के ऊपर क्या आ गया, क्यूब। अब आपने क्यूब खत्म करना है क्योंकि आपको तो यहाँ R की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ A की चाहिए थी, यहाँ R की वैल्यू निकल रही है। तो आप क्या करें, दोनों साइड से 1/3 ले लें। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करवा दें, 1/3 से। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, R इज इक्वल -2/3। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, R की। अब हम क्या करते हैं, इस R की वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं या 1 में या 2 में। तो हम इसको 1 में यूज़ कर लेंगे। तो A1 हमारे पास क्या थी, AR³ इज इक्वल 8/27। A एज इट इज़ R की जगह आपने क्या लगा दिया, -2/3। ऊपर क्यूब था, R के ऊपर तो क्यूब एज इट इज़ इक्वल 8/27 आ गया। माइनस को 3 दफ़ा लिखे तो माइनस आ जाता है। उसके बाद आपने अब देखें हमारे पास ये साइड एज इट इज़ आ गई है। 8 का एलसीएम लिया तो 2 का क्यूब आ गया, 27 का एलसीएम लिया तो नहीं। तो आप इसको इस तरह ना सॉल्व करें, आप इस स्टेप के बाद ना इसको इजी वे से सॉल्व करें। किस तरह कि हमारे पास क्या वैल्यू थी, हमारे पास आ गई है वैल्यू A -2/3 के ऊपर क्यूब आ रहा है इज इक्वल 8/27। ठीक है, अब आप देखें कि A हमारे पास ऐसे ही रहेगा। माइनस को 3 दफ़ा लिखे तो माइनस ही रहता है। उसके बाद 2 को 3 दफ़ा लिखे तो 8 आ गया। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो 27 इज इक्वल 8/27। अब आपको पता है कि 27 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था A के साथ और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 27 से कैंसिल हो जाएगा, 8 से कैंसिल हो जाएगा। A की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ये आपके पास क्या आ गई, A की वैल्यू -1। ठीक है, ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई है, R की वैल्यू आपके पास ऊपर आ गई थी। हमने जो सवाल स्टार्टिंग में समझा था वो क्या समझा था कि आपने 10th टर्म फाइंड करनी है। आपको पास A4 और A7 है। 10th टर्म फाइंड करने के लिए आपके पास A और R होना चाहिए था। इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने A और R फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसकी 10th टर्म फाइंड करते हैं। ठीक है, 10th टर्म देखें, A10 इज इक्वल AR के ऊपर फार्मूला लगाया ना पहले हमने, AN इज इक्वल AR -1। अब 10th टर्म फाइंड करनी है तो N इज इक्वल 10 होगा। आपने R की वैल्यू फाइंड कर लिया -2/3, A की वैल्यू -1 और N की वैल्यू आपके पास क्या है 10। इसमें वैल्यू पुट की, A10 इज इक्वल AR के ऊपर 10 -1, A की वैल्यू -1 थी, R की वैल्यू 2/3 थी, ऊपर 10 में से 1 माइनस किया तो 9 आ गया। -1 एज इट इज़ 2/3 के ऊपर 9 पावर, ये आपके पास क्या आ गया इसकी A10। तो अब हम इसके एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द 7th टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसका सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, 2 8 32 सो ऑन। ठीक है,
आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड करना है, किस टर्म का, 7th टर्म का आपको एक सीक्वेंस गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें से हम अगर फार्मूला रिमाइंड कर लें तो हमारे पास क्या था, an इज इक्वल ए आर की पावर n माइनस 1। इसमें हमें गिवन क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। ये हमारे पास सीक्वेंस है 2, 8 और 32। इसमें से हमारे पास a वाली टर्म क्या होगी, a हम फर्स्ट टर्म को कहते हैं, ये हमने डेफिनेशन में अंडरस्टैंड किया था, a इज इक्वल टू, उसके बाद हमने r कैसे निकालना है, r हमने सेकंड टर्म को फर्स्ट के ऊपर डिवाइड कर देना है, 8 डिवाइड 2, तो इसकी हम कटिंग करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 4। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है इसकी, फाइंड द 7th टर्म, a7 आपने फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम लगाते हैं जनरल टर्म, किसकी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। जनरल टर्म का फार्मूला क्या था, जनरल टर्म हमारे पास है ए एन इज इक्वल ए आर की पावर n माइनस 1। n की जगह आपने क्या पुट करना है अब 7, n आपके पास क्या है 7। a7 इज इक्वल, a की वैल्यू क्या है 2, r की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, सॉरी a की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 4, ठीक है। n की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है 7 माइनस 1। नेक्स्ट देखें, a7 एज इट इज़, 2 भी एज इट इज़। जब आपने 4 के ऊपर जो पावर है 7 में से 1 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, 7 में से 1 को माइनस किया तो 6 आ गया। अब 2 को एज इट इज़ लिखेंगे, 4 को 6 टाइम लिखें, मीन्स आप कैलकुलेटर लें, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, मीन्स इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 4096। जब आप 2 को इससे कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 8192। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड द 11th टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2, 6, 18 अप टू सो ऑन। ये आपके पास 3 टर्म्स दे दी हुई हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 से अंदाज़ा हो गया है, फर्स्ट टर्म लिखनी है, फर्स्ट टर्म को हम ए कहते हैं, और हमारे पास कॉमन रेशो है। कॉमन रेशो कैसे निकलती है, सेकंड टर्म को फर्स्ट के ऊपर जब डिवाइड करेंगे 2 1 टाइम 2 3 टाइम, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 3। उसके बाद आपने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, a11th करनी है, तो a11 आपने फाइंड करना है। उसके बाद n आपके पास क्या है 11, ठीक है। अब हम इसका जनरल टर्म लगाते हैं। जनरल टर्म का फार्मूला हमारे पास क्या है, ए एन इज इक्वल ए आर की पावर n माइनस 1। n की जगह आपने क्या वैल्यू पुट करनी है 11, a11 इज इक्वल, a की वैल्यू आपके पास 2 है, उसके बाद r की वैल्यू आपके पास 3 है, n की वैल्यू 11 माइनस 1, ये हमने वैल्यू पुट की। a11 एज इट इज़, 2 भी एज इट इज़, 3 के ऊपर 11 में से जब 1 को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 3 को जब आप 10 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप कैलकुलेटर यूज़ करें, 3 को मल्टीप्लाई 10 टाइम आप मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आ जाएगा 59049। 2 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 118098। ये आपके पास क्या आ गई 11th टर्म, ये क्या है इसका आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द 6th टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन -2/3, 3, -6। ये आपके पास 3 टर्म मौजूद है। आपने इसमें से a की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले a आपके पता है, फर्स्ट टर्म को कहते हैं -3/2। उसके बाद आपने r निकालना है, कॉमन रेशो। r कैसे निकलेगा, 3 को डिवाइड किससे करवाना है -3/2 से। आपको पता है डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करवाते हैं तो नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाती है 2/3। 3 से कैंसिल होगा तो आंसर क्या आ गया -2, ये आपके पास आ रहा है। उसके बाद आपके पास a6 आपने फाइंड आउट करनी है और n की वैल्यू आपके पास क्या है 6। अब हम जनरल टर्म का फार्मूला लगाते हैं। जनरल टर्म क्या है, an इज इक्वल a r की पावर n माइनस 1। अब आपको पता है n की वैल्यू हमारे पास 6 है, a6 इज इक्वल, a की वैल्यू क्या है हमारे पास -3/2 और r की वैल्यू क्या है -2। पावर क्या आ गई, n की वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 - 1। a6 एज इट इज इक्वल -3/2 भी एज इट इज़। उसके बाद देखें -2 के ऊपर पावर क्या आएगी, 6 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगी।
अब देखें -3/2 एज इट इज़, माइनस को 5 दफ़ा लिखें तो हमारे पास, आपको पता है जब माइनस की पावर ऑड होती है तो हमारे पास माइनस रहता है, जब इवन हो जाती है तो हमारे पास माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। तो अब आपने देखना है कि माइनस को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास माइनस आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब 5 से नहीं करवाना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास A6 अभी सॉल्व हो रही है। उसके बाद हमने क्या करना है, पहले A6 अगेन लिख लेते हैं। A6 इज इक्वल -3/2 -32। अब आपने क्या करना है, इसकी कटिंग कर लें। 2 1 टाइम 1 इसने इसको दे दिया, 2 6 टाइम 12। अब आपके पास क्या है, -3 है और -16 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 48। ये आपके पास कौन सी टर्म आ गई है, A6। अब क्वेश्चन नंबर 4 को अंडरस्टैंड करते हैं। फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब आपको सीक्वेंस क्या दिया हुआ, 4, -12, -36, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले इसमें से फर्स्ट टर्म लिखते हैं। ए को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, A इज इक्वल 4। आर क्या है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करवा दें। इसकी कटिंग हो रही है, 4 1 टाइम 4 3 टाइम, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, -3। उसके बाद आपने इसकी फिफ्थ टर्म मतलब A5 आपने फाइंड करना है और n आपके पास क्या है, 5। अब हम इसके जनरल टर्म का फार्मूला लगा लेते हैं। जनरल टर्म क्या थी हमारे पास, an इज इक्वल A r की पावर n-1। अब वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5। A5 इज इक्वल, A की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, r की वैल्यू -3, n की वैल्यू 5 -1 हमने पुट कर दिया। A5 एज इट इज़, 4 भी एज इट इज़, -3 भी एज इट इज़। 5 में से जब 1 को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। A5 एज इट इज़, 4 भी एज इट इज़। माइनस के ऊपर पावर इवन है तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। और 3 को 4 दफ़ा मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई 81 से करवाएं तो एट दी एंड आंसर हमारे पास आ जाता है 324। ये हमारे पास इसकी फिफ्थ टर्म आ गई है। ओके, आज हमारा लेक्चर इधर ही वाइंड अप होता है। आज हमने एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 क्वेश्चंस किए हैं। एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।